Hello students, today we will discuss about the Ticca disease of groundnut. Ticca disease of groundnut, it is also called as the leaf spot, or we can also call it as a Ticca disease, as it is an important fungal disease of the groundnut, and this crop and it is widely distributed wherever groundnut is cultivated. जहाँ भी groundnut या मूंगफली को उगाया जाता है वहाँ पे ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ये डिज़ीज़. And due to attack, the number and size of the pod are greatly reduced, resulting into the yield loss. और इसकी वजह से क्या होता है, इस डिज़ीज़ की वजह से या इसके फंगस के अटैक की वजह से जो पॉड के साइज़ हैं, जो मूंगफली बनती है उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, और जिसके कारण उसमें जो उपज होती है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है. The number and size of the pods are reduced due to severe spotting of leaves. और जो लॉस होता है नंबर का पॉड्स का और साइज़ का, वो इसलिए होता है क्योंकि जो लीव्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्पॉट बन जाते हैं, एंड लीडिंग इनटू डिफोलिएशन एंड जनरल वीकनेस ऑफ द प्लांट्स. और क्योंकि इसमें स्पॉट्स बन जाते हैं तो इसीलिए क्या होता है, जो प्लांट है उसमें डिफोलिएशन हो जाता है, मतलब पत्तियां झड़ जाती हैं पूरी तरह से, और जो प्लांट होता है वो पूरी तरह से वीक हो जाता है और इसमें जनरल वीकनिंग आ जाती है. इसी वजह से जो उपज होती है और साइज़ होता है ग्राउंडनट का वो छोटा रह जाता है. अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो 2 फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस डिजीज़. इसके लिए 2 फंजाई रिस्पॉन्सिबल हैं. दीज आर सर्कोस्पोरा एरेकिडाइकोला जो करता है अर्ली लीफ स्पॉट. 2 डिजीज़ हैं, एक है अर्ली लीफ स्पॉट विच इज़ कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा एरेकिडाइकोला, एंड सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा इट कॉजेज लेट लीफ स्पॉट. ये लेट लीफ स्पॉट कॉज करता है, एंड बोथ में अकर साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लीफ. और एक ही लीफ के ऊपर साइमल्टेनियसली दोनों फंजाई जो है वो ग्रो हो सकते हैं. अब जो सर्कोस्पोरा एरेकिडाइकोला है, इट अपीयर्स अर्लियर दैन द सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, एंड द स्पॉट्स बिगिन टू अपीयर ऑन 1 to 2 month ओल्ड प्लांट्स. जो 1-2 महीने का प्लांट होता है उसी के ऊपर स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं. लेशंस दे फर्स्ट अपीयर एज स्मॉल क्लोरोटिक एरियाज अबाउट 10 days आफ्टर स्पोर डिपोजिशन, एंड मैच्योर स्पोरुलेटिंग लेशंस आर विजिबल अबाउट 15 days आफ्टर डिपोजिशन. और 15 दिन के डिपोजिशन के बाद जो लेशंस हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं. ऑल पार्ट्स अबव सॉइल लाइन आर अटैक्ड. जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं सॉइल के ऊपर वो इस फंगस के द्वारा अटैक हो जाते हैं. और इन द बिगनिंग स्पॉट्स अपीयर ओनली ऑन लीव्स. शुरू में तो क्या होता है कि ये जो स्पॉट्स होते हैं ये सिर्फ अपीयर होते हैं कहाँ पे, लीव्स के ऊपर, बट लेटर में दे में ऑल्सो डेवलप ऑन स्टेम के ऊपर भी डेवलप हो जाते हैं. इन अर्लियर स्टेज द स्पॉट्स कॉज्ड बाय 2 पैथोजेंस आर नॉट मच डिस्टिंक्ट. शुरू में तो क्या होता है, जो स्पॉट्स होते हैं दोनों पैथोजेंस के द्वारा जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं. इन द बिगनिंग देयर अपीयर स्लाइटली पेल क्लोरोटिक एरियाज ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स. क्लोरोटिक एरियाज बन जाते हैं ऊपर की सरफेस के ऊपर, लीव्स के ऊपर, एंड धीरे धीरे क्या होता है, लेटर द स्पॉट्स प्रोड्यूस बाय दीज 2 पैथोजेंस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर. और फिर उसके बाद हम इसको दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. द स्पॉट्स कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा एरेकिडाइकोला जो कि अर्ली लीफ स्पॉट कॉज करता है, आर सब सर्कुलर टू इरेगुलर. ये क्या होते हैं, सब सर्कुलर से इरेगुलर होते हैं, गोल भी होते हैं, इरेगुलर होते हैं, एंड दे आर 1 to 10 millimeter इन डायमीटर, टेंड टू कोलेस. और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कोलेस हो जाते हैं. एंड लेशंस आर कॉमनली डार्क रेडिश ब्राउन टू ब्लैक ऑन द अपर सरफेस एंड लाइट ब्राउन ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. दोनों सरफेसेस के ऊपर जो ये सिम्टम होता है, जो स्पॉट्स बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं. दे आर रेडिश और दे आर ब्राउन टू ब्लैक ऑन द अपर सरफेस एंड दे आर लाइट ब्राउन ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. ये देखिए डार्क कलर के दिख रहे हैं आपको ऊपर से स्पॉट्स, एंड लोअर सरफेस के ऊपर दे आर लाइट ब्राउन इन कलर,
लीफ स्पॉट ऑन अपर सरफेस आर कॉमनली सराउंडेड बाई ए येलो क्लोरोटिक हैलो। आप देखिए कि जो अपर सरफेस है, इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि ये जो स्पॉट्स होते हैं डार्क ब्राउन कलर के, दे आर सराउंडेड बाय द येलो हेलो। ये इनका क्लोरोटिक हेलो मतलब क्लोरोसिस का जो हम ये कह सकते हैं जो डीजनरेशन ऑफ क्लोरोसिस है, वो हम इसके चारों तरफ से एक सर्कुलर फॉर्म में इस स्पॉट के चारों तरफ देख सकते हैं। दिस इज़ एब्सेंट और इनडिस्टिंक्ट ऑन द लोअर सरफेस। और लोअर सरफेस के ऊपर ये जो क्लोरोटिक हेलो बनता है, ये नहीं पाया जाता। बट द हेलो इज़ नॉट रिलायबल कैरेक्टरिस्टिक फॉर फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्ली लीफ स्पॉट। लेकिन ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए, अर्ली स्पॉट के लिए ये जो रिलायबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। स्पोरिलेशन अकर्स मेनली ऑन द नेक्रोटिक एरियाज or lesions on the upper surface and they turn to reddish brown at sporulation stage। अब नेक्रोटिक एरियाज़ में क्या होता है, स्पोरिलेशन होता है और इस वजह से जो स्पोरिलेशन स्टेज में जो स्पॉट्स होते हैं दे टर्न रेडिश ब्राउन इन कलर। नाउ स्पॉट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, that is the late leaf spot, are usually smaller and more nearly circular than the early leaf spot। अब ये जो लेट स्पॉट लेशंस बनते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादातर दे आर सर्कुलर, जो ज़्यादा सर्कुलर या गोल होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं टिक्का डिजीज़ नाम दिया गया है। इसी वजह से ये टिक्का एक टीके की तरह, गोल टीके की तरह लीफ के ऊपर दिखाई देता है। दैट्स वाई द नेम हैज़ बीन गिवन द टिक्का डिजीज़। And they are the lesions which are formed, or the spots which are formed, they are 1 to 6 millimeter in diameter and are commonly dark gray or black on the lower leaf surface and there is no yellow halo around them। इनके चारों तरफ येलो हेलो नहीं पाया जाता है। Concentric rings of conidia are microscopically visible on the lower surface। हम माइक्रोस्कोपिकली हम देखें तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आपको कोनिडिया की दिखाई देंगी। एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज़ यूजफुल फॉर द फील्ड डायग्नोसिस ऑफ दिस पैथोजन। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फील्ड में हम इस डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ बोथ दीज पैथोजेंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड आफ्टर स्पोरिलेशन। स्पोरिलेशन के बाद हम दोनों पैथोजेंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इन सर्कोस्पोरा Arachidicola, the conidia are mostly confined to the upper leaf surface and occasionally on the lower one। सिर्फ लोअर अपर सरफेस पे confined होते हैं and they are sparse and not formed in the concentric rings। and जबकि in Cercospora personata, conidial production is restricted to the lower leaf surface and conidiophores develop concentric rings। concentric rings बनाते हैं conidiophores। and symptoms, ये जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, रोग लक्षण, दे आर ऑल्सो डेवलप ऑन पीटियोस, स्टिप्यूज, स्टेम्स एंड अदर अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड द डिजीज साइकिल, Cercospora Arachidicola, the mycelium is initially intercellular। ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली ये आपको बता रहा हूँ मैं। दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइकिल ऑफ दिस टिक्का डिजीज़। द माइसीलियम इज़ इनिशियली इंटरसेल्यूलर, बिकमिंग इंट्रासेल्यूलर व्हेन द होस्ट सेल्स कोलैप्स। हॉस्टोरिया आर लैकिंग, हॉस्टोरिया नहीं पाए जाते हैं। स्ट्रोमा स्लाइड टू 100 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर एंड डार्क ब्राउन। कोनिडियोफोर्स 5 to many आर fasciculate, pale golden brown or yellowish brown। Darker at the base, mostly once geniculate, unbranched and 20 to 50 by 3 to 5 micron meter in size, continuous or with 1 to 2 septa। Conidia are subhaline, pale, olivaceous or pale yellow, obclavate, often curved, 1 to 12 septate, rounded or truncate at base, tips subacute and measure 35 to 110 by 4 to 5 micron meter। The perfect state
which is tetomorph is Microsphaerella arcades. Perithecia, these are acostomata are scattered, mostly along lesions, margin, amphigeous, partly embedded on lower tissue, rampant, ovate or nearly globose, and they are 47.6 to 84 by 44.4 to 74 micron meter in size. Black, osteolate, esca is cylindrical, subshaped with short stipes, fasciculate without paraphysis, and uniseriate to imperfectly biseriate. They are the slight and somewhat larger, slightly curved, haline, and average in size. और अगर हम सेर्कोस्पोरा पर्सोनेटा की बात करें, लेट लीफ स्पॉट की, this fungus has also been named as the Cercosporidium personatum, and in this the mycelium is septate, intercellular, with branched haustoria in live cells, stroma dense, pseudoparenchymatous. And now you can see, suppose in this diagram you can see that infection on the host surface takes place, and from the infection of the host surface, appearance of the symptoms. In the mycelium, they form conidia. The conidia germinate, and by germ tube, and they infect. They enter the host surface, and the conidia many times they perinate through conidia brought in soil along with the diseased plant debris. नीचे प्लांट डेब्रिस के साथ में ये सर्वाइव करते हैं, एंड दे आर कैरिड इन ग्राउंड शेल में कैरी होके, एंड दे आर डिसेमिनेटेड एंड फॉल ऑन द होस्ट सरफेस. वहाँ से वे होस्ट सरफेस के ऊपर गिरते हैं. अगर वो जर्मिनेट होते हैं और जर्म ट्यूब के द्वारा होस्ट पे इन्फेक्शन करते हैं, तो मतलब डायरेक्ट जर्मिनेशन भी होता है फ्रॉम होस्ट सरफेस टू होस्ट सरफेस, एंड दे ऑल्सो पेरिनेट इन द plant debris, and from there they can also germinate on the plant surface. Now if we talk about the disease management or the control measures, several cultural practices may give partial control of the disease. Crop rotation delays the onset of disease and reduces the rate of disease progress. Crop rotation जो है वो एक तरीका होता है जिससे क्या होता है, डिले हो जाता है जो इन्फेक्शन है, और डिज़ीज़ की प्रोग्रेस जो होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है. डीप बरियल ऑफ क्रॉप रेसिड्यू रिड्यूसेस द लोड ऑफ प्राइमरी इनोकुलम. अगर हम जो क्रॉप का रेसिड्यू है उसको हम डीप बरी कर दें, वो भी प्राइमरी इनोकुलम को क्या कहते हैं प्रिवेंट कर सकता है. क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस डिजीज़ प्रोग्रेस. Row spacing, row orientation and canopy architecture may alter disease progress. Seeds with shell should be disinfected with sulfuric acid. जो shell के साथ जो seeds हैं उसको हम disinfect कर सकते हैं sulfuric acid के साथ. Seeds without shell are disinfected by soaking them in 0.5% copper sulfate solution for half an hour, or by dressing them with agrocin GN. एग्रोसिन जीएन के द्वारा भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के द्वारा भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. दैन द सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ थ्रू कोनिडिया डिसमिनेटेड बाय विंड कैन बी चेक्ड बाय फोलिएज स्प्रेज विद फंजीसाइड्स. अगर हम फोलिएज को स्प्रे करें, अपर पार्ट्स को स्प्रे करें फंजीसाइड्स के साथ, उसको भी हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्प्रेड को हम कंट्रोल कर सकते हैं. Now common fungicides जो हैं which are recommended, they are Bordeaux mixture, diethane, then Ficol, Cosan and copper sulfate etc. 5 to 6 sprays are required. हम 5 से 6 sprays करते हैं to control this disease. As in developed countries, several systemic fungicides have been tested and found effective in field trials in India also. Now Bavastin जो है, ब्रिस्टेनॉल है, सर्कोपेन है, बेनलेट है, दे हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन द तराई एरिया ऑफ यूपी, एंड द सिंगल स्प्रे ऑफ मिक्सचर ऑफ carbendazim and mancozeb, they are also very effective.
However, in developing countries like India, fungicidal sprays have a limited application due to low yield potential of local cultivars under rain-fed conditions. Difficulty in obtaining fungicides, high cost of fungicides and application equipment, and risk associated with the uncertainty of market value of the crop. तो इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम है with this control measures. Now, early maturing cultivars usually escape the losses due to disease. Bushy foliage cultivars are less susceptible to damage than erect cultivars. So these were some of the control measures by which we can control this tick disease of groundnut.